बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 16 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है पानी की कहानी। बच्चों, यह एक निबंध है और इस निबंध को लिखा है हमारे लेखक श्री रामचंद्र तिवारी जी ने। बच्चों, आप मेरे साथ यह पानी की कहानी पिछले भागों में पढ़ चुके हैं, जान चुकी हैं कि किस तरह से पानी का निर्माण हुआ। ओस की एक बूंद के माध्यम से संपूर्ण पानी की कहानी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि किस तरह से पानी की एक बूंद का निर्माण हुआ और किस तरह से उसकी विकास यात्रा चल रही है। बच्चों, आज हम इस पानी की कहानी पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बच्चों, ये जो हमारा पहला प्रश्न है वह पाठ से ही लिया गया है। तो आपको क्या करना है, पानी की कहानी आपने पढ़ ही ली है, तो पाठ पर ही आधारित जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनका आपको उत्तर देना है। यह आपके लिए बहुत ही आसान काम है। आसान क्यों है? क्योंकि आपने पाठ बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? बच्चों, यह तो बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको याद आ रहा होगा पाठ का वह पहला घटनाक्रम, जिस समय ओस की बूंद लेखक को मिल रही थी, तो वह कहाँ मिली थी? बच्चों, ओस की एक बूंद लेखक को पेड़ की झाड़ी, बेर के पेड़ की झाड़ी के पास में मिली थी, जहाँ पर वह उसकी कलाई पर आकर गिरी थी और कलाई पर से सरककर उसकी हथेली में आ गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? बच्चों, आपको यह बताना है कि ओस की बूंद को क्रोध और घृणा क्यों हुई। किस पर आ रहा था बच्चों ओस की बूंद को जो क्रोध? ओस की बूंद को क्रोध उस बड़े से पेड़ की जड़ के रोए पर आ रहा था, जिसने कि उसे खींच लिया था। और वह घृणा से क्यों कांप उठी? देखिए, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ की जड़ों ने बड़ी निर्दयता से आनंद से घूमने वाली ओस की बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया था। परिणाम स्वरूप पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए वह बहुत सांसत में रही थी, बहुत कष्ट में रही थी। इस कारण उसे बहुत ही घृणा हो रही थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा? क्यों कहा होगा? बच्चों, आप सभी जानते हैं पानी का निर्माण कैसे हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप पानी का निर्माण होता है। तो ओस की एक बूंद ने उन्हें पुरखा क्यों कहा होगा? देखिए, बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज इसलिए कहा है क्योंकि जल कण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। इन दोनों के मिश्रण से ही जल का निर्माण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपको क्या करना है, कहानी आप पढ़ चुके हैं, आपने कहानी पढ़ी है, तो आपको अपने शब्दों में, अपनी भाषा में पानी के जन्म की कहानी और जीवन यात्रा की कहानी बतानी है। तो आप बताएंगे वह कुछ इस तरह से होगी। पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उनके ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब हमारे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाम की दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी, जिसमें किसी उल्का पिंड के सूर्य के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्का पिंड के सूर्य के टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए और उनमें से एक टुकड़े से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। और इसी ग्रह के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और इन दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। आइए देखिए, सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है, तत्पश्चात ठोस बर्फ में विद्यमान हो जाती है और समुद्र से होती हुई वह गर्म जलधारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है, यानी सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल बनकर। बच्चों, कुछ इस तरह की कहानी है जल चक्र की कि पहले वह ठोस होती है, ठोस के बाद वह जल हो जाती है।
कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। बच्चों, आपने यह कहानी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ी है तो आपको पता चल गया होगा, आपको याद आ रहा होगा कि ओस की बूंद एक ही व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी, एक ही चीज़ की प्रतीक्षा कर रही थी और वह चीज़ थी सूर्य की। हाँ बच्चों, ओस सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा कर रही थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि पाठ से आगे से लिया गया है। जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई है। तो बच्चों देखिए, जल चक्र क्या है? धरती पर नदियों, झीलों, तालाबों, समुद्रों और आदि में जो जल है वही जल सूर्य की गर्मी से तपकर बाष्प रूप में उड़कर वायुमंडल में चला जाता है। यही जल बाष्प ठंडी होकर वर्षा के रूप में बरसकर पुनः धरती पर आ जाती है और पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में जम जाती है और यह बर्फ़ भी धीरे धीरे पिघलकर समुद्र जल बन जाती है और बहकर नदियों और सागरों में आ जाती है। यही जल चक्र है, यानी जल जिस रूप में विद्यमान होता है वापस घूमकर उसी रूप में आ जाता है। बच्चों, कहानी में लेखक के द्वारा विस्तार से बताई गई कुछ बातें हैं। देखिए, बर्फ़ के टुकड़ों का सागर की गर्म जलधारा में पिघलना, सागर की गहराई में बूंद का जाना, बाष्प के रूप में बूंद का ज्वालामुखी विस्फोट के साथ बाहर आना और जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचना, बाष्प बनना। बच्चों, ये सारी की सारी घटनाएं लेखक ने बहुत ही विस्तार के साथ बताई हैं और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? बच्चों, क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी बनी रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुँचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है? जानकारी प्राप्त करके लिखिए। बच्चों, आपको क्या करना है? आपको यह बताना है कि पेड़ की जड़ों से पानी पत्तियों तक कैसे पहुंचता है और उसे वनस्पति शास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं। साथ ही आपको इसे एक प्रयोग के माध्यम से भी बताना है। तो बच्चों, आपका उत्तर होगा, ये देखिए, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब भी पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है, क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं। जो ये दोनों वाहिकाएं क्या करती हैं? ये दोनों वाहिकाएं पेड़ की जड़ों से पानी को निकालकर पत्तियों तक पहुंचाती है और उस क्रिया को अपने वनस्पति शास्त्र की भाषा में संवहन कहते हैं और संवहन का हिंदी अर्थ ही ले जाना होता है। इसे हम प्रयोग के द्वारा देखेंगे। एक कांच का जार लेंगे, उसमें हम एक छोटा सा सफ़ेद फूल रखेंगे, पौधा रखेंगे, फिर उसमें नीले रंग का सुविधा अनुसार पानी डालेंगे और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि पौधे की जड़ों के माध्यम से नीला रंग ऊपर पौधों में चढ़ना शुरू हो गया है। यानी जाइलम और फ्लोएम नाम की जो वाहिकाएं हैं वे जड़ से तने तक ले जाने का प्रयास कर रही हैं। यही विधि संवहन विधि है और सफ़ेद फूल में नीली नीली धारियाँ अब उभरने लगेंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि अनुमान और कल्पना पर आधारित है। देखिए क्या है प्रश्न। अन्य पदार्थों के समान जल की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। अन्य पदार्थों से जल की इन अवस्थाओं में एक विशेष अंतर यह होता है, जल की तरल अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था हल्की होती है। इसका कारण ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, आपको कारण बताना है कि जल का जो ठोस रूप है उसमें वजन कम क्यों होता है। देखिए जल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जब वो बर्फ़ के रूप में होता है, द्रव जब वो बहता है और गैस के रूप में जब वो बाष्प रूप में उड़ जाता है। बच्चों, जल की तरल अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था हल्की होती है। इसका कारण यह है कि पानी के घनत्व की अपेक्षा बर्फ़ का घनत्व कम होता है, इसलिए वह पानी में
तैरती रहती है और हल्की रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 16 पानी की कहानी पढ़ा और पानी की कहानी के अभ्यास प्रश्न इस भाग में हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और यही याद हो गए होंगे। इस पाठ के अगले भाग में हम बादशाह की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।